Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing great, good, fantastic, awesome. Well, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ दैट इज इन्फ्लेशन एंड हाउ इज इट ट्रबलिंग इंडिया एंड यूएसए एज ऑफ नाउ, स्पेशली यूएसए, और आगे क्या हो सकता है. बट बिफोर आई प्रोसीड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो. नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स. लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. वेल, इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज अ स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइसेस. जब भी महंगाई बढ़ती है, प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ते हैं, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं. ये एक इसका जनरल डेफिनेशन है जो सब लोग जानते हैं. बट एक चीज़ जो समझने की ये है, अगर प्राइस बढ़ रहा है एंड देर इज़ नॉट अ कंसिडरेबल राइज इन प्राइस, प्राइस राइज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो इन्फ्लेशन नहीं है. इफ़ द प्राइसेस आर राइजिंग एट अ वेरी स्लो पेस ऑफ 3, 4, 5%, तब भी उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं. इनफैक्ट अगर 4-5% से प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो दैट इज़ वेरी हेल्दी फॉर एन इकोनॉमी. वाई हेल्दी वी विल डेफिनेटली डिस्कस, बट पहले हम इन्फ्लेशन को डिस्कस कर लेते हैं. इन्फ्लेशन में दो चीज़ें होना ज़रूरी है. वन, देर इज़ अ कंसिडरेबल राइज इन प्राइस, मतलब एक प्राइस हाइक जो है, प्राइस राइज जो है वो अच्छा हो, ज़्यादा हो. ठीक है. जनरली अगर इन्फ्लेशन 6% के ऊपर जाता है तब वो एक वार्निंग सिग्नल मिलता है वहाँ पे. जैसे मैंने कहा 4 से 5 से 6% से अगर बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा, देयर शुड बी अ कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल. और ऐसा नहीं कि एक बार बढ़ के प्राइसेस वहीं रुक गए हैं, बट प्राइस कंटिन्यूस कंटिन्यूस पीरियड पे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. देयर इज अ कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस. सो कंसिस्टेंट एंड कंसिडरेबल राइज इन प्राइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, राइट. अ हाई लेवल ऑफ प्राइस इज नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन. इसको समझ लो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस 100 होना चाहिए था और वो प्रोडक्ट 100 का नहीं होकर 300 रुपये का बिक रहा है, इट इज़ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट फॉर 300 रुपीज़, और 300 रुपये में ही वो बहुत दिन से ट्रेड कर रहा है मार्केट पे, तो वो इन्फ्लेशन नहीं है. इवन दो द प्राइसेस आर हाई, बट देर इज़ नॉट अ कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस. ठीक है. हाँ, अगर वो 100 से 150 होता, फिर 150 से 200 होता, 200 से 400 होता, 400 से 500 होता, ये कंटिन्यूसली ऐसा बढ़ता, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट. सो इन्फ्लेशन मीन्स a consistent and a considerable rise in price. A high level of price is not inflation, and if the prices are rising consistently but at a very the rise is at a very low rate, that is 4, 5, 3%, that is also not considered as inflation. मैं बता दूं, अगर 3-4% से प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है इकोनॉमी के लिए, बिकॉज अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं दैट मीन्स यू आर एबल टू सेल योर प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस, एंड व्हेन यू आर एबल टू सेल एट अ हायर प्राइस you will be able to earn more, and when you're earning more you are spending on investment more. तो आप अगर ज़्यादा कमाओगे थोड़े से ज़्यादा प्राइस में बेच करके, दो चीज़ें मिलती है. एक तो आपको मोटिवेशन मिलता है क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ रहा है. क्योंकि देखो, अगर 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 आप किसी प्रोडक्ट को 2 साल पहले भी 100 रुपये में बेच रहे हो और अभी भी 100 रुपये में बेच रहे हो, तो बेसिकली ये एक स्टैग्नेंट ग्रोथ हो गई. ग्रोथ नहीं हुई, स्टैग्नेशन आ गया है जहां आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो. ग्रो तभी कर पाओगे जब कुछ पहले आप 2 साल पहले 100 रुपये में बेच रहे थे, अब उसी प्रोडक्ट को आप 105, 110 में बेच रहे हो, तो ग्रोथ आपको दिखेगी. सो एक 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 लेवल 4-5% ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी वेरी हेल्दी फॉर एन इकोनॉमी, एंड इफ दिस इज देयर द ग्रोथ इज डेफिनेटली टेकिंग प्लेस. तो आप जब कोई चीज़ लास्ट ईयर 100 में बेचे, इस ईयर 105 में बेच रहे हो, आपको बिजनेस में रहने का और लगे रहने का मोटिवेशन मिलता है. सेकंड, यू अर्न मोर प्रॉफिट, और जब आप ज़्यादा कमाते हो ना, तो आपको लगता है कि इस बिज़नेस को मैं एक्सपैंड करूं तो आप नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, नया इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी. सो इन्फ्लेशन इज नेसेसरी, बट हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन एब्सोल्युटली वेरी वेरी डेंजरस फॉर एन इकोनॉमी. एनीवे, अब तक ये तो समझ में आ गया कि इन्फ्लेशन क्या है. अब समझते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे होता है. इन्फ्लेशन के दो एस्पेक्ट है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब, व्हेन एवर देयर इज एन एक्सेस डिमांड इन एन इकोनॉमी, दैट इज टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं. दैट मीन्स एक्सेस डिमांड इज पुलिंग दी प्राइसेस अप. मार्केट का एक फंडामेंटल रूल है, जब भी किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो, जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, जो दुकानदार है,
ही और शी विल डेफिनेटली इंक्रीज द प्राइस। ये बिजनेस का रूल है, हर बिजनेस में लोग कमाना चाहते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो आप उसके प्राइसेस को बढ़ाओगे। सो वेन एवर देर इज एन एक्सेस मनी इन द इकोनॉमी, देखो इन्फ्लेशन का कोर रीजन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कोर रीजन होता है एक्सेस मनी इन द मार्केट। सो वेन एवर देर इज एन एक्सेस मनी इन द इकोनॉमी, excess money will motivate the people to buy more, and when they will buy more there will be excess demand, and excess demand will pull the prices up। इसलिए हम इसको कहते हैं demand is pulling the prices up, demand pull inflation। I hope demand pull inflation is very clear to everybody। ठीक है, तो पहला रीजन डिमांड पुल। एक मैं सिंपल सा अगर एग्जांपल देके आपको बताऊं कि जब भी आप देखो मूवीज आप लोग देखते होंगे, जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती है, मूवी की बहुत हाइप क्रिएट की होती है, जैसे उसमें सुपरस्टार्स होते हैं, शाहरुख खान भी है, सलमान खान भी है, ठीक है, तो उस मूवी को लेकर के बहुत मार्केट में हाइप क्रिएट हो जाता है। तो क्या होता है, मूवी रिलीज जब होती है, रिलीज होने से पहले जितने भी लोग जो मूवी देखने के जो शौकीन हैं, वो उनका ये होता है कि यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है यार मुझे, या अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं भी मिलता है टिकट तो मुझे फर्स्ट वीक में मूवी देखनी है, बिकॉज इसके बारे में बहुत सुना है। अब मूवी के थिएटर में देखो आप, हर एक हॉल में जो हर एक स्क्रीन होते हैं उस पर लिमिटेड सीट्स होती हैं, 100, 120, 150, राइट, और वो 150 से ज़्यादा टिकट नहीं बेच सकेंगे। लेकिन खरीदने वाले अगर 150 से ज़्यादा हों, देयर इज़ एन एक्सेस डिमांड नाउ, द सप्लाई इज़ फॉर 150 सीट्स एंड डिमांड इज़ फॉर 250 सीट्स, लेट्स से। सो भाई जो थिएटर का ओनर होगा उसको दिखेगा कि ये एक सही अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने के लिए, प्राइसेस को यहाँ बढ़ाते हैं, तो वो प्राइस को बढ़ा देगा, और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वी से देयर इज अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन टेकिंग प्लेस हियर। The other type of inflation is cost push। Cost push inflation is from the supply side। जब भी रॉ मटेरियल इनपुट प्राइसेस महंगे हो जाएं, राइट, और वो प्राइसेस को ऊपर ले जाए, उसको कहते हैं कॉस्ट, एक्सेस कॉस्ट इज पुशिंग द प्राइसेस अप, इसीलिए इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड खींच के लेके आता है, एक्सेस डिमांड इज पुलिंग द प्राइसेस, एक्सेस कॉस्ट इज पुशिंग द प्राइसेस। अगर इनपुट कॉस्ट महंगा हो जाए, सपोज आइसक्रीम बनाने के लिए अगर दूध महंगा हो जाए, आइसक्रीम बनाने का लेबर महंगा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, द इनपुट कॉस्ट हैज गॉन अप एंड दीज विल पुश द प्राइसेस अप। सो व्हेनेवर द कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट गोज अप एंड इनपुट कॉस्ट महंगे होने के कारण प्राइसेस बढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन के दो ही रीजन है, आइदर वो डिमांड पुल हो सकता है और कॉस्ट पुश हो सकता है। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे कि क्यों इंडिया में और क्यों यूएस में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन अभी इनको परेशान कर रहा है। हालांकि अभी कुछ डाउनफॉल आया है इन्फ्लेशन में, बट पिछले एक साल से यूएस इज़ फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम, बिकॉज यूएस में पिछले 40 साल में, पिछले 4 डिकेड में इतना इन्फ्लेशन कभी नहीं आया था, राइट, और इंडिया भी इन्फ्लेशन को लेकर के बहुत परेशान था, एंड बिकॉज ऑफ विच द इंटरेस्ट रेट्स वर गोइंग अप कंटिन्यूसली। अभी इंटरेस्ट रेट क्यों ऊपर जा रहे थे इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे, राइट, लेकिन अब इस वीडियो में समझेंगे कि इन्फ्लेशन यूएस और इंडिया में क्यों इतना हाई हुआ। देखो मैं आपको ले चलता हूँ 2-3 साल पहले, जब कोविड-19 का वायरस इंडिया में आया और पूरे वर्ल्ड वाइड आया। इनफैक्ट जब कोविड-19 आया तो सबके बिजनेसेस जो थे वो ठप पड़ गए, रुक गए, स्टैंड स्टिल हो गए, जिसके कारण क्या हुआ कि बिजनेसेस बंद हो गए, लोगों को घर में बैठना पड़ा, और गवर्नमेंट ने लोगों को हेल्प करने के लिए, स्पेशली यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसे प्रिंट किए। देयर इज अ डेटा विच सेज दैट यूएस प्रिंटेड इन 2020 कोविड-19 को लड़ने के लिए $3.3 ट्रिलियन। मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें, इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब इंडिया जितना बड़ा है जीडीपी के सेंस में, उतना यूएस ने कोविड-19 में 2020 में इतने पैसे प्रिंट किए। और गलती क्या की यूएस ने, लोगों को फ्री में पैसे बांटने लगे। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन यूएस, दे सेड, दे कॉल, जब हमारी बात होती थी कि भाई तुम कैसे हो, सब सही तो है, ध्यान रखो अपना, हम लोग आपस में बात करते थे आउट ऑफ कंसर्न। सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन यूएस, उनके अकाउंट में इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर कन्वर्ट किया जाए तो 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से आया। तो भाई घर में बैठे बैठे यूएस गवर्नमेंट क्या कर रही थी, डॉलर्स प्रिंट करके अपने सिटीजन्स को पैसा दे रही थी ताकि उनको पैसे की कमी ना हो। इंटेंशंस गलत नहीं थे इसके पीछे, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो गए, राइट। तो अब क्या हुआ, यूएस में ग्रेजुअली लोग घर में बैठे रहे, घर से बाहर निकलते नहीं थे, उनको जो पैसे यूएस गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे थे वो पैसे को घर में लेके रख लेते थे,
क्योंकि खर्च करने को था नहीं, और उनको और बाकी फैसिलिटीज़ भी बहुत कुछ मिल रही थी। अगर खर्च करने को था भी तो खाली खाने पीने के सामान पे, तो वो पैसा बेसिकली उनको उनके अकाउंट में वो अक्यूमुलेट हो रहा था, जमा हो रहा था, वो खर्च नहीं कर रहे थे। घर में बैठे बैठे बस खाना ही खाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, बिकॉज जान सबको प्यारी है। तो दे वर गेटिंग मनी बाय पुटिंग इन नो एफर्ट्स। और जो भी वो जॉब कर रहे थे, भले किसी को आधी सैलरी मिल रही थी, किसी को पूरी मिल रही थी, लेकिन सैलरी भी मिल रही थी, वो सैलरी भी अक्यूमुलेट हो रही थी, राइट। तो यूएस में क्या हुआ कि पैसा जमा होता चला गया अकाउंट पे, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, अकाउंट में पैसा जमा होता गया होता गया होता गया। इंडिया में भी व्हाट हैपेंड, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस जरूर दिए, लेकिन डायरेक्टली किसी के हाथ में पैसे नहीं आए। आई थिंक दिस वॉज अ वेरी वेरी वाइज मूव बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उस समय सबने बोला कि यार यूएस में लोगों को पैसे मिल रहे हैं, इंडिया में क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत दूर का सोचा। उन्होंने रिलीफ पैकेजेस अदर फॉर्म में दिए, खाना बंटवाया फ्री का, ठीक है। जिनके बिजनेसेस को बहुत इम्पैक्ट हुआ, उस सेक्टर को उन्होंने बूस्ट करने के लिए या खड़े रहने के लिए उनको पैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंचाए, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल के हाथ में पैसे नहीं आए। इंडिया इज सपोज टू, अगर डेटा के हिसाब से जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 लाख करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज कोविड-19 के टाइम पे इंडिया ने पूरे इंडिया को, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया को दिया, बट नॉट डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। अब हुआ क्या, जब अब देखो दोनों इकोनॉमी की बात करें, दोनों में मनी सप्लाई ज़रूर बढ़ा है, यूएस में किसी और तरीके से, इंडिया में किसी और तरीके से, बट देयर इज डेफिनेटली एन इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि जो मनी सप्लाई है वो इन्फ्लेशन का कोर रीज़न है। तो जैसे ही कोविड का लॉकडाउन हटा, लोग थोड़ा बाहर घूमना फिरना चालू हुए, जो 1 साल से लोग घर में फंसे हुए थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, वो घर से बाहर निकले, और 1 साल से जो उन्होंने नहीं किया था वो करना चालू किया, शॉपिंग, मूवीज़। अब शॉपिंग करने के लिए उनके पास पैसे ढेर सारे थे, बिकॉज अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, जॉब चालू हो गई थी, नॉर्मल पैसे आने चालू हो गए थे, एंड अब शॉपिंग वो लोग भर पेट शॉपिंग कर रहे थे, जिसके चलते क्या हुआ, मार्केट में अचानक से डिमांड में एक्सपेंशन आया, एंड डिमांड को केटर करने के लिए सप्लाई अचानक से उतना नहीं बढ़ सका, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी ने नहीं सोचा था कि कोविड-19 से हम इतनी जल्दी रिकवर करके इकोनॉमी इतनी आगे निकल जाएगा। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स थे वो थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि मार्केट में डिमांड इनिशियली नहीं होगा, बिकॉज लोगों के पास पैसा नहीं है। बट हुआ कुछ और, लोगों के पास पैसा जमा था, निकले घर से बाहर, शॉपिंग करना चालू किया, ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, ये मूवी देख लेते हैं, वो मूवी देख लेते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं। मार्केट में देयर वॉज एन एक्सेस डिमांड का फ्लड आ गया, जिसको केटर करने को टाइम लग रहा था। सप्लाई उस रेंज में नहीं बढ़ रहा था जिस रेंज में डिमांड बढ़ रहा था। तो अल्टीमेटली दे स्टार्टेड टेकिंग प्लेस समथिंग कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व होती ही कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो गया। आई एम वेरी श्योर ये सबको पता है कि वॉर क्यों हुआ, अगर नहीं पता है एक और वीडियो बनाऊंगा इस पे मैं, ठीक है। अब ये वॉर जैसे ही हुआ तो ये सप्लाई साइड का इशू होना चालू हुआ, बिकॉज यूक्रेन बहुत सारा स्पेशली केमिकल्स वर्ल्ड वाइड सप्लाई करता है, रशिया भी बहुत कुछ है जो वर्ल्ड वाइड में सप्लाई करता है, वहाँ से प्रोडक्ट आने बंद हो गए और सप्लाई साइड का इशू हुआ, रॉ मटेरियल महंगा हुआ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन से सारी कंट्रीज मतलब परेशान थी। इंडिया यूएस की बात कर रहे हैं फिलहाल तो इंडिया एंड यूएस बहुत परेशान थी। इसको कंट्रोल करने का वो प्लान कर ही रही थी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ने भी आके धाड़ से हिट किया। क्यों हिट किया? बिकॉज सबसे मेजर ऑयल महंगा हो गया, क्योंकि रशिया भी ऑयल सप्लाई करता है पूरे वर्ल्ड को। ऑयल महंगा हो गया, बहुत सारा रॉ मटेरियल महंगा हो गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, जिसके चलते ये अब सप्लाई साइड से इशू आनी चालू हुई, और वो जो है अनकंट्रोलेबल इवेंट हो गया और प्राइसेस बढ़ने चालू हुए, तो बढ़ते चले गए, राइट। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट अचानक से चाइना में कोविड-19 ने जोरदार अटैक कर दिया। जब पूरा वर्ल्ड कोविड से रिकवर हो रहा था, चाइना में कोविड एकदम पीक पे पहुंच गया और चाइना में सारे बिजनेस ऑपरेशंस बंद। एंड वी ऑल नो कि चाइना पूरे वर्ल्ड को कितना रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, वहां से भी रॉ मटेरियल आना बंद हो गया। तो 3 जगह से हिट हुए, पहला डिमांड पुल, दूसरा रशिया यूक्रेन, एंड थर्ड चाइना। तो चाइना जब बंद हो गया ना, दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ केओस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी, ऑल द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड इन्फ्लेशन बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। अब ये क्या हुआ, ग्रेजुअली जब ये चीज़ें ठीक हुई तो धीरे 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 इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है।
अभी भी यूएस बहुत प्रॉब्लम में है बिकॉज यूएस ने ऑलरेडी बहुत डैमेज कर दिया था अपनी इकोनॉमी को बाय प्रिंटिंग अ लॉट ऑफ मनी. इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट रिकवर्ड एंड इंडिया इज़ डूइंग फैंटास्टिक. चाइना अभी रिकवर कर रहा है बट चाइना में भी प्रॉब्लम्स अभी हैं, सिचुएशंस बहुत स्टेबल नहीं है. आई थिंक पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में अगर कोई कंट्री स्टेबल है वो इंडिया है. एंड हैट्स ऑफ टू दी पॉलिसी मेकर्स हु टुक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. उस समय हमें ख़राब लग रहे थे लेकिन अभी लगता है कि बहुत सही डिसीजन. So I have tried to summarize everything in a very short video. If you liked it, please follow me on my YouTube channel, on my Instagram, on my Telegram. Thank you so much.